नमस्कार। कुछ बोलने से पहले हम चाहेंगे परम पिता परमेश्वर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। आज जो भी है सब उन्हीं के आशीर्वाद से है, सब उन्हीं के पुण्य प्रताप से है और आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम एक साथ इस हाल में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा एक जबरदस्त इस डिवाइन पावर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और आज बहुत लकी दिन है जिंदगी का। कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा जीवन में ये सब कुछ होगा, मगर आज हम बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज महागुरु जी का डायरेक्ट आशीर्वाद मिला है जो लाखों लोगों के जीवन तराशते हैं। इतना विशाल नेटवर्क, इतना ज़्यादा डायमंड सर के टीम में, सर को लोग देख के अपना जीवन बदलते हैं। उनके जैसा सोचते हैं कि सर का हाथ हमारे ऊपर पड़ जाए। सेठ साहब के फाउंडर लीडर, हम सभी के पथ प्रदर्शक, हम सभी के जनक, हम सभी के भगवान श्रीमान आदरणीय माधव महागुरु जी की जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। साथ में आज सपना बहुत था, डायमंड देखते थे, आज गुरु माता जी के आशीर्वाद मिला है। साथ में बहुत लकी दिन, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन आज मेरे लिए जीवन का है कि सर का आज दोनों लोगों के साथ आशीर्वाद मिला। बहुत ही उन्हीं की वजह से सब कुछ है। और साथ में हमारे ग्रेट मेंटर जिनके सानिध्य में बिजनेस दूर से देखने का मौका मिला, वीडियो देखते थे, लैपटॉप से देखते थे, लगातार सर से मार्गदर्शन मिलता था। हम चाहेंगे श्रीमान आदरणीय श्रीमान परशुराम महागुरु जी के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और इसी बीच में जीवन में तराशने का काम किए, बहुत प्रेरणा मिलती थी। आदरणीय श्रीमान दीपक महागुरु जी को कोट कोट प्रणाम। और बहुत ही सरल स्वभाव के साथ में हमारे साथ बातों से, फोन से कभी बात हो जाती थी सर से तो आशीर्वाद मिल जाता था। श्रीमान आदरणीय श्रीमान बीबी सर के लिए मैं जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और आज हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं, आज मैं जो भी हूँ सर लोगों की वजह से हूँ, श्रीमान घनश्याम महागुरु जी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और इस तरह से जहाँ बिजनेस शुरुआत किया, कुछ भी नहीं पता था और बिजनेस को दिए, उंगली पकड़ के सिखाए, लगातार चलना सिखाए, बताते थे कैसे होगा, कैसे चला जाएगा, क्या कर सकते हैं मिथिलेश जी। और ऐसे उन्हीं की वजह से आज मैं इस मंच पे हूँ। नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं संभव था कि मैं यहाँ पाता। इतना बड़े भाई की तरह केयरिंग किए, लगातार पल पल केयरिंग किए। मैं चाहूंगा श्रीमान अच्छे महागुरु जी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और बड़े भाई के रूप में साथ दिए, उनके साथ में जाता था, मैं गाइडलाइन मिलती थी श्री चंद पटेल महागुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी के लिए मैं चाहूँगा जबरदस्त ताली होनी चाहिए। गुरु माता जी आज लोग आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप लोगों का आज आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। आज हमारे ग्रेट फ्रंट लाइन में जितने भी ग्रेट मेंटर लोग बैठे हैं, इन लोगों का मेरे जीवन पर सदा आशीर्वाद बना रहा, इन लोगों का मार्गदर्शन बना रहा। आज इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं चाहूंगा सर लोगों के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। नाम मिथिलेश यादव, रहने वाले आजमगढ़ जिला के हैं। एक नॉर्मल परिवार से, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा खेती नहीं, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, बस जीवन चल रहा था। क्योंकि पिताजी किसान थे, आज यहाँ पे आए भी हैं। और वही बिल्कुल पिताजी हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर सदा मैं उनका आभारी हूँ अपने माता पिता का कि जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया, ऐसी संगत दी। पढ़े बिल्कुल नहीं मगर मुझे जरूर पढ़ाए। मैं चाहूँगा पिताजी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए।
और चल रहा था इस तरह से। जीवन में बहुत दिक्कतें थीं, इसके बावजूद भी पैसे का प्रॉब्लम था। हम लोग 4 भाई 2 बहन थे, जिसमें बड़े भैया थे, पैसे का अभाव के कारण वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए और फिर उन्होंने 1982 में अपना जो है मुंबई चले गए। पढ़ने में बढ़िया थे मगर चले गए वो। और इसके साथ साथ एक उनसे भी बड़े थे, वो भी अपना वहाँ से गए, वो भी बम्बई चले गए वहाँ भी कमाने। और एक लोग थे वो, मैं सबसे छोटा था घर में, मैं सबसे छोटा था। पैसे की दिक्कत थी, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था दोस्त, कहीं से कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था जीवन का कि नहीं कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि मैं पढ़ने की बात करता था तो पैसे सामने आ जाता था, क्योंकि पिताजी की स्थिति में देख लेता था। और जब पिताजी की स्थिति देख लेता था तो मैं फिर हाथ अपने बटोर लेता था कि कहाँ से पैसा आएगा। और आज इस संसार में बहुत हर माँ बाप का सपना होता है, और अगर सबसे ज़्यादा अगर साया होता है तो वो माँ का होता है। और जिस दुनिया मेरी माँ नहीं है, मगर मेरे जीवन में हर पल हर क्षण कुछ भी हो जाता था मगर साथ देती थी और हमेशा कहती थी बेटा बहुत बड़ा काम करोगे आप। हमेशा साथ देती थी, हौसला बढ़ाती थी कि नहीं करना है बेटा, बहुत बढ़िया करना है, करो। और जब भी मैं कुछ हारता था, जब भी कुछ मेरी दिक्कत आती थी, माँ के ही सामने मैं जाता था। चल रहा था इस तरह से, जीवन का निकल गया सबसे छोट घर में। जब होश संभाला तभी से जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आना शुरू हो गई, तभी से मैं चलना शुरू कर दिया 18-19 साल से, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, सब कुछ बाहर भीतर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ लाइन पे पटरी पे आई, फिर इसके बाद जीवन में ये लगा कि अब सही हो रहा है। उसी दरमियान फिर एक ऐसा हादसा हुआ, फिर परिवार बिखर गई, फिर दोस्त परिवार बिखर गई। उस समय मेरे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उस समय इंटर में था, सन 2002 में। और उस समय मैं अपने परिवार के लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। हमारे पिछले भाई थे, बहुत किए मगर नहीं बच पाए, एक्सपायर हो गए। जिंदगी का, मेरे जीवन का सबसे दुखद क्षण था वो, लाइफ का दुखद क्षण था मेरे लाइफ का। मैंने बनारस में हॉस्पिटल में, रोड पे, बीएचयू में कितना था, अकेले था, रोड पे सोया। इसके बावजूद भी कहीं से सपोर्ट नहीं था, नहीं सपोर्ट था। और उस समय ये लगा कि कोई तो बोले, कोई कहीं से सपोर्ट नहीं। हमारे चाचा जी थे, हम साथ में थे, बड़े भैया लोग आ नहीं पाए, बम्बई थे ही। अचानक एक हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। अब यही लोग, गांव वाले बोलते थे अब परिवार का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अब संभल नहीं पाएगी। उस दरमियान बहुत दिक्कत थी। एक मैडम थी, इन्हीं से रिश्ता हुआ था। और अभिषेक जो हमारा बेटा यहाँ पे था, बहुत छोटा था वो भाई, छोटा था उस समय और संभाल भी नहीं पाते अपने आप को, और बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं थी। उस दरमियान फिर ऐसे चल रही थी गाड़ी, तब तक फिर एक और समस्या बाहर आ गई, एक समस्या और आ गई, समस्या पे समस्या बढ़ गई। हमारी यहाँ बहन बैठी है, उसका भी रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया, उसका भी रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया दोस्त। और फिर भी मैं, कोई समझ नहीं, मगर मैं साइकिल पे बैठ के अपने बहन को कोर्ट का दरवाजा देखता था, लोगों के बीच में लेके जाता था, साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था। ये लगता था कि इसके पास भी एक बच्चा था, लगता है 2-2 जिंदगियां तबाह की तरफ है। पिताजी का कोई लेना देना है नहीं, पिताजी को बाहर की जानकारी है नहीं, कुछ सपोर्ट है नहीं। पढ़ाई में उस समय इंटर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं मेरे अंदर थी। और उधर से दबाव आने लगा, क्या होगा इसका। मगर एक चीज था लाइफ में,
कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। और मैंने सोचा अब क्या करूं। हर आदमी उम्मीद चाहता है दोस्त, हर आदमी सहारा ढूंढता है, मगर लास्ट मौके पे आने के बाद फिर एक हमारे पे ही आग लटक जाती थी, डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है, डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है, क्या करना है। कल ये ना कहो कि मुझे क्या करना है। सब लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया। फिर मैं बोला, ये छोटा था, मैं बोला कि अगर आज कहीं कुछ हो जाता है, हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो चले भी जाए कहीं, तो ये इस बेटे का वारिस सब लोग अपने अपने परिवार में फंस जाएंगे, सब लोग अपने बच्चों को देखने लगेंगे, मगर इसका क्या होगा। इसके पास एक माँ का साया है, पिताजी तो पहले चले गए हैं, अगर माँ भी चली जाए, पिता भी चले जाए, दोनों लोग चले जाएं, तो जीवन से बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी बहुत छोटा है, नादान है। और उस समय मुझे डिसीजन लेना पड़ा, उस समय मुझे निर्णय लेना पड़ा कि कुछ हो या ना हो, शायद जिंदगी मेरी मिली है यहां से। और जिस भाई से शायद मेरा रिश्ता था, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया था, परिवार को बचाने के लिए, अपनी सुखियां, अपनी खुशियां छोड़ने के लिए छोड़ दिया था घर को। अगर यह समय, नाजुक समय आ गया है, तो मिथिलेश खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होना पड़ेगा। सब लोग परिवार को उधर बैठे थे, यही मैडम थी, छोटा अभिषेक था, एक जगह ले जाके ऐसे बैठ के रो रही थी। इनके जीवन में कोई नहीं था। वो पल आज मुझे जिंदगी में नहीं भूलता है। और जब रो रही थी, मैं उस दिन से सोचा कि अब क्या करूं इसका। सब लोगों ने सपोर्ट किया, और फिर कोई रोजगार नहीं, कोई अवसर नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद शादी पिताजी ने बोले, पिताजी यहाँ पे हैं, कहें बेटा थोड़ा सा कर लोगे तो जीवन सही हो जाएगा, दबाव नहीं कर सकता हूं, मगर जो तुम्हारा मर्जी। मैंने कहा ठीक है पिताजी, अगर आप उचित समझते हैं तो मैं कर लेता हूं। और मैंने उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। उस रिश्ते को मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने बोला कोई बात नहीं है। और जब जयमाल पड़ रहा था, टांग हिल रही थी, टांग हिल रही थी, इसलिए हिल रही थी कि दो जिंदगी इधर, अभी एक पैसे का कोई रास्ता नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, संभालूंगा कैसे, संभालूंगा कैसे, पढ़ाऊंगा कैसे, लिखाऊंगा कैसे। मगर ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जो चैलेंज को स्वीकार करता है, ईश्वर जरूर मौका देता है उसके लाइफ में। ईश्वर जरूर मौका देता है, और ईश्वर मौका दिया। फिर बहन का भी था, बहन का भी रफा दफा किए, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके वहां से भी समझौता किए। लगता था कि अब जिंदगी इसी जगह सिमट जाएगी, जिंदगी इसी जगह अब खत्म है, अब होने वाला कुछ नहीं लाइफ में दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जिसके पास 12-12 मुकदमे हो, हर दिन साइकिल से मुकदमा लड़ता हो, हर आदमी कोर्ट का चक्कर लगाता हो, खोपड़ी हिल जाती है। फिर लगता था कि इनके साथ में हुआ, फिर चलिए एक जिंदगी तो बची, इनको भी साथ में किए थे, इनके भी परिवार वाले को स्वीकार किए लो। फिर आज दोनों बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, विशाल और अभिषेक। खड़े हो जाओ विशाल। दोनों लोग आज इस हाल में उपस्थित हैं, और आज आप लोगों के सामने हैं। आज सेठ साहब इतना पैसा देती है, इन बच्चों को पढ़ाने की ताकत सेठ साहब से मैं खुद अकेले रखता हूं। बैठ जाइए। फिर यहां से शुरू हुआ, करना हुआ, फिर भी खर्च तो आ गए। अब चलेगा कैसे, चलेगा कैसे, रास्ते गाड़ी चलेगी कैसे। तो घर पे बैठे रहा करता था, कोई नौकरी थी नहीं। मैडम कहती थी कुछ करिए, कुछ करिए। हम कहें करना तो पड़ेगा। पॉकेट में पैसा नहीं रहा करता था। जैसे ढेर सारे लोगों को दिक्कत आती है, ढेर सारे लोगों को चैलेंज आता है जीवन में। मेरे भी दिक्कत आई, मेरे भी पास चैलेंज आया। मैंने उस समय जाके मेडिकल लाइन में 3500 की नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। 3500 की नौकरी ढूंढा दोस्त। और 3500 की नौकरी ढूंढने के बाद मैंने काम करना शुरू किया।
मैंने कभी फिर काम करते थे 3500 मिलता था तो आधी तो गाड़ी के पेट्रोल में चला जाता था, आधी जो पैसा बचता था उसी से पैसे में से लाके घर में देते थे, मम्मी को देते थे, पिताजी को देते थे, एक करते थे, लोग करते थे और बड़े भैया भी कुछ भेज देते थे, उससे चलता था। इसके बावजूद भी दिक्कत सामना खत्म नहीं होने का सामना कर नहीं खत्म हो रही थी, दिक्कत परेशानी बनी थी, तड़प थी कुछ करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि सामने गड्ढा खुद चुका है। और जिसको गड्ढा सामने खुद चुका है, जिसको परिवार में सामने दिक्कत आ चुकी है, वो चैन से कैसे बैठेगा? चैन से कैसे बैठ सकता है? और फिर उसी तरह वहां भी किए, फिर वहां से करने के बाद फिर वहां भी ज्यादा नहीं हुआ, फिर मैंने वोडाफोन में काम करना शुरू किया। वहां पे मैं 3000 रुपया पाता था, 3000 रुपया पाता था, वहां भागता था, वहां पर सब कुछ करता था, पैसे बहुत दिक्कत थी। आज हमारी छोटी बहन यहाँ पे है, वहां उनसे हम पैसे मांगते थे तो उनके पास भी नहीं रहता था। 10 रुपया लेके पॉकेट में हम जाते थे, 10 रुपया पॉकेट में जाते थे, साइकिल से जाते थे। कभी हम अगर रहता भी था ना तो पानी भी नहीं पीते थे, सोचते कि 10 रुपया खत्म हो जाएगा, 10 रुपया खत्म हो जाएगा दोस्त। फिर चले आते थे, दिन भर जाते थे, दिन भर चले आते थे, फिर दूसरे दिन जाना था। इस तरह से हमने वोडाफोन में भी काम किया। फिर वोडाफोन में काम करने के बाद फिर वहां से भी नई कहानी बदली। फिर हमने ट्रांसफार्मर की कंपनी थी, उसमें काम करना शुरू किए, उसमें काम करना शुरू किए, क्योंकि करना तो था कुछ, क्योंकि खर्च बड़े थे। और वहां से भी जब काम करना शुरू किए तो फिर धीरे धीरे यहां से भी नहीं भरपाई हो पा रही थी, नहीं दिक्कत खत्म हो रही थी, तो इसको भी करना शुरू किए, इसको भी किए। यहां पे एक दिन ऐसा भी समय आया, दीपावली का दिन था, सबको बोनस मिल रहा था, सबको पैसा मिल रहा था, मगर जब हमारी बारी आई तो हमें बोनस नहीं मिला। हम सोचे अब मिलेगा, अब मिलेगा, नहीं मिला, शाम हो गई नहीं मिला। हमने मैडम से बोला कोई बात नहीं है, उसी में चलेगा जैसा भी रहेगा। तो तालमेल बनाने से जीवन में मैडम सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, चला, उस तरह से चला दोस्त। और जाते थे और आते थे, मगर ऊपर वाले का कुछ असीम कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद रहा है। जीवन में फिर ट्राई करना शुरू किए, फिर ट्राई करना शुरू किए, फिर ट्राई करना शुरू किए। फिर हमारा जाके रेलवे में सिलेक्शन हो गया। लास्ट उम्र के एकदम लास्ट पड़ाव पे हम रेलवे में जॉब मिला और जॉब कर रहे थे। घर में तो खुशियां आई कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर इसके बावजूद भी उतना ही हो पा रहा था जितने जरूरत से भी कम हो पा रहा था। कुछ रास्ता मन में ढूंढ रहे थे, कुछ मिले, कुछ मिले, कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले, नहीं मिल रहा था। मगर ऐसे ही दो महान हस्ती, महान ग्रेट मेंटर, जिनके सानिध्य में मुझे देखने का मौका मिला, प्लान देखने का मौका मिला। मैं अचानक एक दिन सर के साथ, हमारे मित्र थे श्रीमान बालेंद्र सर के लिए चाहूंगा कि जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मैं उनके रूम पे पहुंच गया। जब रूम पे पहुंच गया, शाम का वक्त था, तो वहां पे बात कर रहे थे कि दो लोग थे, मैं जानता भी नहीं था। तुरंत जैसे ही पूछा तो वो लोग पूछे कौन है, तो बोले कि हमारे साथ जॉब करते हैं। और जैसे ही जॉब करने की बात आई तो उन्होंने बताया कि आइए, क्या नाम है? बोले मिथिलेश। कहें कि एक हमारे पास अवसर है, एक प्लान है, अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम कहें क्या है? तो कहें कुछ है। उन्होंने प्लान दिखाए तो हमें तो पहले ये लगा कि ये प्लान है क्या, कोई कंपनी तो नहीं ना है, कोई पैसा तो नहीं लगाने वाली बात है। मगर जब सर प्लान दिखाए और उसमें के से दो लोग हैं, मैं चाहूंगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। श्रीमान आदरणीय घनश्याम मागरू जी, श्रीमान आदरणीय अक्षय मागरू जी के जबरदस्त ताली होनी चाहिए। सो उन्होंने प्लान दिखाए। जब प्लान देख लिए तो बोले कैसा मिथिलेश जी लगा? हम कहें बहुत बढ़िया लगा गुरुदेव। तो उन्होंने बताया कि इसमें से कोई सामान लेना, तो हम कहें इसमें सामान लेना है कि पैसा लगाना है? कहें सामान लेना है। हम कहें सामान तो लिया जा सकता है, सामान लेना ही एक पैकेज लेना तो मार्केट से भी लेंगे, मार्केट से न लेकर यहां से ले लेते हैं। पैसा नहीं लगाना, क्योंकि हम बाहर नौकरी करते थे इलाहाबाद में,
और हम सोचे अगर कोई पैसा वाला काम होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, मगर पैकेज वाला तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और सर ने पैकेज वाला काम हमें बता दिया और हमने कहा सर ये खरीद लेते हैं। और एक पैकेज खरीद लेने की वजह से आज इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है और इतने बड़ी परिवार में खुशियां मिल रही। एक पैकेज ले लेने से, एक पैकेज ले लेने से अगर इतना सब कुछ मिल सकता है तो 100% हर एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया जा सकता है, हर एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया जा सकता है। और सर के साथ में जब ज्वाइन किए तो हम बता दिए सर से हमको कोई जानने वाला सर नहीं है इलाहाबाद में। तो सर बताए कोई बात नहीं, जानने वाला नहीं है तो हमें भी नहीं कोई जानने वाला, हम भी रहने वाले गाजीपुर के हैं, हम भी रहने वाले पुलिस गाजीपुर से हैं, पुलिस विभाग के हैं। मैं लगा कि जब ये सर पुलिस विभाग से हैं, 24 घंटे इनकी ड्यूटी है, तो मैं तो रेलवे में 8 ही घंटा करता हूं, मैं तो 8 घंटा करता हूं। अगर 8 घंटा करने से बाकी जो समय बच जाता है अगर इसमें दे दूंगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसमें दे दूंगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और इसमें दिया, जब दिया तो मेरे साथ नहीं हो रहा था क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। और जिसको जानते भी थे उनके यहाँ जब प्लान दिखाने जाते थे तो बोलते थे नहीं होगा। मैं बड़ा निराश हो जाता था, मैं बोलता था सर ये मुझसे नहीं हो रहा है। कहे कोई बात नहीं मिथिलेश जी, आप लगे रहिए, हो जाएगा आपके साथ में। हम कहे सर जिसको मैं प्लान दिखा दे रहा हूं ये मना कर दे रहे हैं, और किसके यहाँ जा रहा हूं तो थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, कहीं एक जगह से काम हो सकता है। मैं बोला महाकुछ बताइए कहां से हो सकता है। इन्होंने बताया कि फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करना, संडे का वेन्यू अटेंड करो मिथिलेश, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कहें पहले मिथिलेश जी आपको सीखना पड़ेगा व्यवसाय को। हम कहें सीखना पड़ेगा, कहें हाँ सीखना पड़ेगा। बोले कि सर फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है उसमें आप आइए। हम कहें ठीक है सर मैं फ्राइडे ट्रेनिंग को आता हूं। और जब मैं फ्राइडे ट्रेनिंग को जाता था तो सभी लोगों के साथ में लोग आते थे, मेरे साथ में मैं अकेला था। अब मेरे पास कोई साधन नहीं था, न मेरे पास 4 व्हीलर थी न कुछ भी था, मगर सर बुलाते थे तो मैं पैदल जाता था। कुछ दिन पैदल गया फिर भी नहीं हो रहा था, फिर अस्किता गया और फिर जूता उता पानी में भीग जाता था। मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाता था, जूता भीग जाता था। मैं बोला सर अब कैसे क्या करूं। कहे नहीं मिथिलेश जी ट्रेनिंग में आना है। और मैं आज बताना चाहता हूं, सर जब बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है मिथिलेश जी, हो सकता है बड़ा हो सकता है जीवन में, और जब सर जान गए कि नहीं आएगा तो दुनिया में इतने अगर ग्रेट अपलाइन हैं, इतने ग्रेट मेंटर उनके साथ में हैं, सर फोन कर देते थे 4 बजे गाड़ी हमारे रूम पे खड़ी हो जाती थी सर का, और हमको उठा के ले जाके ट्रेनिंग में बैठा देते थे, ट्रेनिंग में बैठा देते थे और वो मैं सीखता था वहां से। मगर एक दिन का ऐसा वाकया है, सर वहां पे आए थे, फ्राइडे की ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग सर दे रहे थे और उसमें एक बात बता रहे थे कि लोग अगर आपको इंकार कर रहे हैं, आपके साथ नहीं आ रहे हैं, अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, आपको क्या करने की जरूरत है, वो कहानी के माध्यम से बता रहे थे। और उस दिन मेरे दिमाग में कहानी सेट कर गई थी, उस दिन कहानी मेरे दिमाग में सेट कर गई। उन्होंने बताया मिथिलेश जी, कहानी बता रहे थे कि एक आदमी था, उसको मूर्ति चाहिए थी और मूर्तिकार क्या पहुंचा, और वो मूर्ति लेने जब पहुंचा तो मूर्ति पसंद करने लगा और एक मूर्ति उसमें से पसंद आई और मूर्ति ले लिया। वो लिया और जब मूर्ति लेके जा रहा था तो वहां पे बगल में एक पत्थर था, टूटा हुआ पत्थर था। तो उससे पूछा मूर्तिकार से कि ये पत्थर भी भाई मुझे जरूरत है, मिल सकता है क्या। उन्होंने बोला लेके जाइए, वो तो पत्थर टूटा हुआ है। और आदमी मूर्ति लेके चला गया और साथ में पत्थर भी उठा के लेके चला गया। और जब लेके चला गया तो मूर्ति को मंदिर में लगा दिया और जो टूटा हुआ पत्थर था उसको सीढ़ियों पर लगा दिया। जब सीढ़ियों पर लगा दिया तो उस मूर्ति पे सभी लोग सुबह माला फूल मेवा चढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था। मगर आपस में एक दिन रात में दोनों पत्थर बात किए। मूर्ति वाले ने बोला सीढ़ी वाले से, भाई बताओ क्या कमी मेरे अंदर है कि आप पे माला फूल चढ़ाते हैं और मेरे पे जूता चप्पल निकाला जाता है, ऐसा क्या बात है। उन्हें बोला भाई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम आप एक दोनों चट्टान से निकले
हम आप दोनों एक चट्टान से निकले, पहले मौका आपको मिला मूर्ति बनने का, मगर जैसे ही मूर्तिकार ने आप पे एक चोट मारा, दो चोट मारा, तीन चोट मारा, आप टूट गए। और आप टूट गए तो आप सीढ़ियों पे हैं। और वही मूर्तिकार फिर मुझे उठाया, और जब मुझे उठाया तो मेरे पे भी छीनी हथौड़ी की चोट मारा, मेरे पे भी छीनी हथौड़ी का चोट मारा, मेरे पे भी छीनी हथौड़ी चोट मारा, चोट मारा, चोट मारा, चोट मारा, चोट मारा, चोट मारा। मैं टूटा नहीं, जब टूटा नहीं तो मूर्ति बन के खड़ा हो गया। और इस कहानी से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। सर बोलते थे, मिथिलेश जी अगर आपको लोग नो बोल रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, ना बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, आप डटे रहिए। चोट पे चोट लोग मारेंगे, परिवार के भी मारेंगे, गांव के भी मारेंगे, समाज के भी मारेंगे। अगर लगे रहेंगे, अगर टूट जाएंगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, मजाक बन के रह जाएंगे। उस सीढ़ियों के पत्थर की तरह जिंदगी हो जाएगी। जो आप बनना चाहते थे वहां से नहीं निकल पाएंगे। अगर आपने चोट सह लिया, थोड़ा सा अपलाइन की बात मान लिया, दर्द सह लिया, सब कुछ कर लेंगे, तो आज आने वाले समय आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा पल होगा, आप मूर्ति बन जाएंगे। मुझे लगा कि उस कहानी से मेरे जीवन परिवर्तन हुआ कि सही कह रहे हैं सर, बड़ा काम को तो करना पड़ेगा। लगातार इस तरह से लगा रहा, सर का सानिध्य बना रहा, आते थे। और एक दिन का ऐसा वाकया हुआ कि उसमें मैं सिल्वर लेवल पे था। मैं एक आदमी को प्लान दिखाया रेलवे स्टेशन में प्लान दिखाया, और मैं सर को बुलाया, सर आ जाएंगे तो फॉलो अप हो जाएगा, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर, सेल निकल जाएगी सर। सर आए, सर उस दिन आए, मगर मैं उस आदमी से बात कर रहा था, स्टेशन पे चलते हुए बात कर रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहा था। मगर जैसे ही मैं बात करना शुरू किया, मेरी बात सुना, मगर जब सर बोले तो कहे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दीजिए। और ये बात मेरे सीने में चुभ गई, क्योंकि मेरे अपलाइन को अगर कोई एक बार अगर बोल देता है, अगर एक बात अगर बोल दिया कोई, तो मेरे पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बोला सर आज के बाद मिथिलेश सिल्वर पे नहीं, आपको प्लान के लिए नहीं बुलाएगा, घूम घूम के प्लान करूंगा, घूम घूम के फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे बात बर्दाश्त नहीं है। मुझे कोई बोल देगा ठीक है। मैं सिल्वर लेवल पे फिर से तब काम करना शुरू किया, लगातार रजिस्ट्रेशन करना। मैं रजिस्ट्रेशन भी नहीं करता था सिल्वर लेवल पे, मैं सर को दे देता था, डीडी लेके दे देता था, सर लगा दीजिए। कहे मिथिलेश जी आज नहीं लगेगी डीडी। हम कहें सर हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं सर, लगा दीजिएगा सर, नहीं तो चेक नहीं बनेगा सर। क्या नहीं, आज डीडी इसी तरह से जाएगी। और सर उस दिन छोड़ दिए, डीडी नहीं गई। और जब मैं पुलिस लाइन गया, सर बुलाए, मिथिलेश जी आइए। अब बजाते बजाते 12-1 बज गया, 1 बज गया। मैं बोला सर सुबह मुझे 6 बजे ड्यूटी है सर, मैं कब खाना बनाऊंगा, कब खाऊंगा, कब उठ के मैं ड्यूटी जाऊंगा। कहीं कोई बात नहीं है टाइगर, आज रजिस्ट्रेशन सीख लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सीख लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और फिर भी उस दिन से बात मैंने रजिस्ट्रेशन करना सीखा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी सर ने बताया, जो बताते गए, जो भी बताते गए, मैंने सब करना शुरू कर दिया। सर का आशीर्वाद लेकर सब करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से लगातार सरकार आशीर्वाद मिलता था। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, दोस्त लोग बहाना बोलते हैं कि गाड़ी होगी तो मैं बिजनेस बड़ा करूंगा। मेरे पास नहीं थी, मगर मेरे पास मेंटर थे। मैं बहुत लकी हूं, दुनिया में बहुत लकी हूं। मुझे गाड़ी से मतलब नहीं है, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। मेरे पास भगवान जैसे मेंटर है, जो मैं दुनिया में हर जगह रिकॉर्ड बना सकता हूं, हर जगह रिकॉर्ड बना सकता हूं, क्योंकि जिनके मार्गदर्शन से जिंदगी बदल सकती है, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सर कहें मिथिलेश जी गाड़ी नहीं है, हम कहें हाँ सर गाड़ी नहीं है सर। और महागुरु जी ने अपनी गाड़ी दे दी हमको, अपनी गाड़ी दे दी, ग्लैमर A5। और जब गाड़ी अपनी दे दी तो सर सोचते थे कि मिथिलेश इस तरह से अपना चलेंगे तो काम करेंगे,
और मैं उस गाड़ी से जब 2 दिन चला, 3 दिन चला, मैं बोला गाड़ी मेरे पास कहाँ खड़ी है, और मेरे लीडर ने किसी ने बताया कि गाड़ी सर ने दी है। मैं बोला सर कैसे चलते हैं? बोले सर पैदल चलते हैं, ऑटो से चलते हैं, जैसे भी चलते हैं। मैं बोला कि सर गाड़ी दे के अपने पैदल चलते हैं? और सर ने गाड़ी वहां पे छोड़ी थी, 3 दिन 4 दिन रही, और फिर मैंने कहा सर गाड़ी तो है मेरे पास घर पे, मगर उसको लाना है। और सर ने फिर कहा ठीक है सर, मिथिलेश जी गाड़ी भी आएगी। और मेरे घर पे गाड़ी थी, और मैं बता दूं, और सर का जितना भी मैं धन्यवाद दूं कम है। मेरी परिवार, मैं खुद सर का एकदम ऋणी हूं, आभारी हूं अच्छे महागुरु जी का, कि जिनके सानिध्य में मौका मिला, जिनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला, मेरी पल पल की केयरिंग किए और गाड़ी दिए। और गाड़ी दिए ही नहीं, मैं उसमें ड्यूटी कर रहा था 12 बजे। बोले मिथिलेश जी कहाँ? मैं बोला सर घर ड्यूटी पे हूँ। कहें मैं भी आ रहा हूँ। मैं बोला कहाँ आ रहे हैं? कहें सर आपके घर चलना है। हम कह रहे सर हमारे घर क्या चलना है? कहें घर चलना है। और बोले कि घर चलेंगे। हम कहें ठीक है सर चलिए। हम सारनाथ से निकल गए। हम सोचे ऐसा ही बोल रहे हैं। हम बनारस पहुंचे तो कहें कहाँ है? हम कहें तो बनारस में आ गया सारनाथ से पकड़ के। तो कहें मैं भी आ रहा हूँ। मैं बोला कहाँ? कहें घर चलना है, आप रुके रहिए। मैं वहाँ रुका रहा, 2.5 घंटे इंतजार किया सर का। और सर वहाँ आए, और जब वहाँ पे आए बनारस, तो कहें मिथिलेश चलना, गाड़ी लेके आना है आपके घर से। और महागुरु जी मेरे घर से स्प्लेंडर प्लस गाड़ी लेके आए। और जब जिस दिन गाड़ी लेके आए, बताए मिथिलेश जी अब आपका कार 4 गुना बढ़ जाएगा। और ऐसे मेंटर, ऐसे ग्रेट अपलाइन जिनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, जब गाड़ी मेरे पास आ गई, सब कुछ करवा दिए, तब तो काम होना ही था। काम तो होना ही था। काम करना शुरू कर दिए दोस्त, लगातार काम करते गए, लगातार काम करते गए। लोग आते गए, लोग नो बोलते गए। मगर एक बार मैं बहुत लकी, मैं सौभाग्यशाली हूं, उस मीटिंग का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान परशुराम महागुरु जी, मैं चाहूंगा जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू महागुरु जी। एक बार इलाहाबाद में हो रहा था, अमन होटल था, उसी में सर आए थे और एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल सर बता रहे थे। मगर एक बात मेरे दिमाग में सेट कर गई। बोले कि एक बोतल है और उस बोतल में 2 पर्चियां हैं, यस या नो। यस या नो दोनों पर्चियां उस बोतल में हैं। कोई काम करता है, पहले यस वाली आ जाती है उसके हिस्से में, या तो पहले नो वाली आ जाती है। अगर आप नो वाली पर्ची निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, बोतल से निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, एक दिन नो वाली खत्म हो जाएगी, तो साला यस वाली ही पर्ची आएगी, यस वाली पर्ची आएगी। और उस दिन लगा कि सर महागुरु जी सही बता रहे हैं, अभी नो वाले मिल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यस वाला भी कोटा आएगा, वो आएगा आएगा आएगा। चलना शुरू कर दिए, बिजनेस में चलना शुरू कर दिए, लगातार लगातार चल दिए। और इसके बाद ट्रेनिंग पे मिली। और एक बार उसी के दरमियान आगरा जैसे यहाँ पे जो हाल में मैं बैठा हूं, इसी में मुझे डायमंड शिप देखने का मौका मिला था। डायमंड शिप देखने का मौका मिला था। और मैं भी सर के द्वारा आया था। मैं बोला सर कैसे जाऊं? कहें कि चलिए रेलवे में छुट्टी मिल नहीं रही है। मैं बोला सर क्या करूं? कहें कोई बात नहीं है, एक बार चलिए। हमारे घनश्याम महागुरु जी बोलते हैं बहुत करेंगे तो क्या होगा, एक दिन नहीं करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, एक दिन नहीं करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, छुट्टी नहीं मिले तो क्या पकड़ता, वेतन कट जाएगा। हम कहें ठीक है सर, सस्पेंड करवा दीजिए, चाहे जो भी करा दीजिए, मगर आज डायमंड शिप जरूर अटेंड करूंगा। और डायमंड शिप अटेंड किए। हाल में पीछे बैठे बैठे मैं किसी से नहीं बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला, मगर एक चीज लिया, मुट्ठी बांधा कि कुछ हो या ना हो, कुछ करूं या ना करूं, मगर अगर जिंदा रहा, धरती पे जिंदा रहा। आज जैसे मैडम बोल रही थी कि रानी बनाएंगे, रानी बना के महारानी बनाने की बात कर रहे थे, मैंने उसी समय कमिटमेंट कर लिया कि इसी मंच पे मैं अपने पूरी परिवार को सम्मान दिलाऊंगा, पूरी परिवार को सम्मान दिलाऊंगा इसी मंच पे। आज बहुत लकी हूं कि इसी हाल में आया था और इसी हाल में महागुरु जी का आशीर्वाद से, महागुरु जी की कृपा से
आज इसी मंच पे ताजपोशी हो गई। बहुत लकी दिन है मेरी जिंदगी का, बहुत लकी दिन है। और आज इसी हाल में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं और अंदर अंदर कमेंटमेंट करेंगे वो, मगर उन लोगों की भी डायमंड शिप मात्र 3 साल के अंदर इसी जैसे मंच पे, इसी तगड़े मंच पे 100% होगी और 100% वो डायमंड बनेंगे और अपने परिवार की ताजपोशी यहां पे कराएंगे। लगातार इस तरह से काम करते रहे, डायमंड शिप से विजन मिला, बदला, जीवन बदला। महागुरु जी बोलते थे कि एक बार उनकी कहानी हिट कर गई, श्रीमान घनश्याम महागुरु जी की। बोले पत्नी बोली या तो सेब साहब या तो मैं, या तो सेब साहब या तो मैं बोला इतना तगड़ा मैं डिसीजन लूंगा तो मेरी तो मैडम बेहोश हो गिर जाएगी क्या करूंगा। फिर मैडम को मनाए, हम कहें कोई बात नहीं, उन्हें बोली थी, कहें दिन भर तो बैगवा टांग के दौड़ते हैं, आपको पैसा आता है? हम कहें आता आएगा। हम कहें इतना पैसा लगाने के लिए, कमाने के लिए, सॉरी कमाने के लिए कितनी पूंजी लगानी पड़ती है। और यहाँ पे तो मैं कोई पूंजी नहीं लगा, मैं तो सूट लिया हूं और 2 साड़ी लिया हूं, तो साड़ी भी आप पहन ली, सूट मैं भी पहन रहा हूं, मगर पैसा आएगा। और लगातार इस तरह से किए, साथ में लिए, मगर उस समय चल दिए। और एक बार ऐसा वाकया हुआ कि पर्ल का रिकॉग्निशन हमारा, सॉरी गोल्ड का रिकॉग्निशन था। गोल्ड के रिकॉग्निशन में हम घर पे नहीं गए, घर पे नहीं गए। मैडम का सम्मान साथ में था, वो भी नहीं आए। मगर उस दिन हमारे जीवन में एक पल झकझोर के रख दिया दोस्त, झकझोर के रख दिया। मैं अकेले सम्मान ले रहा था उस समय, और मेरे घर से दिन भर में फोन नहीं आया था। मेरे घर से न मैडम का फोन आया, न मां का फोन आया, न पिताजी का फोन आया, किसी का फोन नहीं आया। मैं बोला फोन नहीं आया आज। मैं दिन भर टीम में परेशान था, टीम में परेशान था और लोगों को बैठाने में परेशान था। फंक्शन बीत गया, रात बीत गई, मैं टीम से फीलिंग पूछते रहा। मगर मैं सुबह जब फोन किया तो पता चला कि घर पे दिक्कत हो गई थी। हमारी मैडम का गेहूं की दवाई हो रही थी, उसमें हाथ चला गया था, पूरी साड़ी लपटा गई थी, बेहोश हो गई थी, वो हॉस्पिटल में थी। और हमारे घर से एक फोन नहीं आया कि शायद फंक्शन छोड़ के कहीं घर पे ना आ जाए। हॉस्पिटल में थी, और जब मैं बोला कि फोन करना चाहिए था तो मैडम ने बोली कि आपका सम्मान था, मैं इसलिए फोन नहीं किया कि आप आ जाएंगे। और मैंने बोला कि जब मेरी परिवार इतना कमिटमेंट कर ली है, बच्चे उम्मीद कर लिए हैं, पत्नी उम्मीद कर ली, पिताजी उम्मीद कर लिए, यार तुम कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। और उस दिन से मैंने कसम खाई, खुद से, अपने आप से कसम खाई, किसी से नहीं खाई। उस दिन मैं अपने आप से कसम खाई कि मैं सेब साहब में क्रांति लिखूंगा, सेब साहब में इतिहास लिखूंगा। और ड्यूटी मैंने अपने टफ लगाई, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक भूखा रहने की ड्यूटी लगाई। और अपना घंटा बचाने के चक्कर में मैंने सुबह ड्यूटी लगवा ली। 6 से 2 बजे मैं खाली चाय पी के चला जाता, तो 2 बजे तक मैं खाना नहीं खाता। मैं बोला मेरा समय बचेगा तो मैं टीम में दूंगा, मैं टीम में दूंगा तो मैं फास्टर डायमंड बनूंगा, मैं तेज काम करूंगा, मेरी टीम में चेक बनेगा। और उस दिन से मैंने काम करना दोस्त शुरू किया। मैं अकेले खाना बनाता था, अकेले खाता था। मगर जब मैंने मेरी आत्मा झकझोर दी कि मुझे काम कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ काम बड़ा करना है, मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन से मैंने सर से आशीर्वाद लिया, इस नेटवर्क में काम करना शुरू किया। मैं बोला अब परिवार को, बच्चों को ऊंचाई पे लेके जाना है तो टॉप पे काम करना पड़ेगा। जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया उस दिन से, मैं जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया उस दिन। और लगातार सिस्टम पे बने रहे। महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद होता रहा। दिशा ट्रेनिंग भी जाने का मौका मिला। वहां जाने के बाद तो दिमाग एकदम सेट हो गया, पूरी तरह से सेट हो गया। क्योंकि गड्ढे बहुत बड़े थे, परिवार में दिक्कतें बहुत थी, जिम्मेदारियां शुरू से बहुत बड़ी हो गई थी। आज तक मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी है। आज तक मैंने कभी बिजनेस को लेकर डिमोटिवेट नहीं हुआ, कभी आज तक होने मुझे खुशी ही मिली इस बिजनेस से। बस एक चीज रहा कि साथ मिलता रहा सर लोगों का, चलता रहा। दिशा ट्रेनिंग में गए,
पहली दिशा ट्रेनिंग श्रीमान परशुराम महागुरु जी की मिली थी और उसी में बताया गया कि आप अपने बारे में अगर जान जाएंगे, सेल्फ को पहचान जाएंगे, सेल्फ इमेज हाई रखेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहानी सुनाई थी, बोनो और पार्लो की कहानी सुनाई थी। बोनो और पार्लो की कहानी सुनाई थी। दो भाई थे, बाल्टी का पानी। मिथिलेश जी, जी महागुरु जी, कुछ सवाल हैं जो मन में आ रहे हैं, उसका उत्तर देना चाहेंगे आप? जी महागुरु जी। क्योंकि वो कुछ कॉमन सवाल होते हैं। जब मैं पहली बार आके बैठा था इसे, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते थे, अगर उसका उत्तर मिल जाता तो मैं भी डायमंड बन जाता। क्या आपके मन में आ रहा है क्या ऐसा सवाल? तो मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आता था कि अगर वो वाला ही बता देते ना तो अपना बात बन जाता। तो अगर वही वाला मेन पूछ रहे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। चोट मारना जरूरी नहीं है, चोट कहाँ मारना जरूरी है, पूछ लिया जाए। यस। एक्साइटेड है क्या आप लोग? यस। तो पहला जो है हम लोग ये जानना चाह रहे हैं जी महागुरु, क्योंकि सब अब मुट्ठी बांधने की नहीं डायमंड बने का आप लोग। ये देखिए, ये तो एक्साइटेड है, ये जानना चाह रहे हैं कि आप कितने दिन में बने हैं डायमंड? जी महागुरु जी, कितने दिन में बने? 5 साल में महागुरु जी। कब ज्वाइन किए थे आप? 5 साल में बना महागुरु जी, और 15 में ज्वाइन किए थे। बहुत बढ़िया। और पार्ट टाइम में करते थे? पार्ट टाइम में किया हूँ महागुरु जी। वो कहानी तो आप देखे लिए, पार्ट टाइम में 1-2 साल तो फालतू निकल गया इनका, है ना? तो कोई बढ़िया देखा जाए तो 1.5-2-2.5 साल में इन्होंने काम किया, सही है ना? तो जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अच्छा, डायमंड बनने के बाद आपके अचीवमेंट क्या क्या हैं? जो पहले तो आप बता रहे, हमें जेब में 10 रुपये नहीं था, वो क्या क्या बढ़ा वो बताइए। जी महागुरु जी, डायमंड बनने के बाद महागुरु जी सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे पास ये है कि आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम सोच भी नहीं पाते थे, और आज उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। फर्स्ट क्लास के हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं और हमारे भैया के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ हम खुद अपना पढ़ाते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जोरदार ताली हो जाए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। और क्या लिया आपने, बताइए। वहाँ पढ़ते हैं, और मैडम बोल रही थी कि हमारे पास शादी हो गई थी, हम कुछ देने के लिए थे नहीं, ग्रेजुएशन कर रहे थे महागुरु जी उस समय, तो अंगूठी तक नहीं, 10 रुपये के पैसा भी मांगे, 10 रुपये का चूड़ी भी हम नहीं पहना पाए थे महागुरु जी। मगर आज सेठ साहब की वजह से कई हजार के हाथ में आज चूड़ी पहनी महागुरु जी। क्या बात है। और वहां तक कि उनकी हार की ख्वाहिश थी महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से तो 8,000 नकली हार भी नहीं दे पाया, 18 रुपया खरीद के। मगर आज सेठ साहब और आप लोगों का आशीर्वाद रहा महागुरु जी, आज इसी बिजनेस को से 2 लाख रुपया का हार बनवाए। मुझे 9 लाख मंगा दे वो सैया दीवाने। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। 1 2 3 4। ये हुई बात ना, 10 रुपया नहीं और 9 लाख हार दे दे तो बड़ी बात है कि नहीं, बताइए मुझे आप। कितनी बड़ी बात है, मुंह खोलिए आप लोग, कितनी बड़ी बात है। तो इसी गाना हो जाए तो कैसा रहेगा, बताइए। बहुत अच्छा। और महागुरु जी बिजनेस ज्वाइन किए थे, उस समय हमारे पास सर बता रहे थे कि मिथिलेश जी लैपटॉप ले लीजिए, तो लैपटॉप भी नहीं ले पाए महागुरु जी। बड़ा रिक्वेस्ट करते करते तो मुलायम सिंह वाला लैपटॉप लिए 5,000 का कैसे करके, और उसी से अपना वीडियो दिखाते थे महागुरु जी, आप लोगों की डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, सेल निकालते थे। मगर सेफ साहब को जैसे महागुरु जी और आप लोगों के आशीर्वाद से आज 1.5 लाख का एप्पल का लैपटॉप चलाते हैं। बात है, मैकबुक चलाते जो जोड़ते जाइए। हाँ महागुरु जी, और शादी में मिली थी महागुरु जी, स्प्लेंडर मिली थी, तो उसके भी चलने के लिए तेल चाहिए था, तेल का भाव था, तो साइकिलिए दौड़ते थे, वो भी मतलब चल नहीं पाते थे, तो किसी से कह भी नहीं सकते थे कि नहीं ऐसा होगा। मगर उनके पिताजी ने उस काबिल हमें समझा, हमें स्प्लेंडर दिए, और हम सेफ साहब में आए तो हमने भी कमिटमेंट किया कि जब उन्होंने हमें स्प्लेंडर दिया तो उनकी बेटी को हमने सर महागुरु जी आपके आशीर्वाद से सेफ साहब की वजह से हमने 14 लाख का इको स्पोर्ट दिया महागुरु जी, धूम मचा के चलते हैं। ये हुई बात, बहुत बढ़िया जी महागुरु जी। चलते हैं महागुरु जी, तो आज मैडम भी पूरा आलिमा बेगम की तरफ बैठती है महागुरु जी। क्या बात, आलिमा बेगम। हम तो रजिया बेगम सुने थे, लेकिन आज पहली बार आलिया बेगम। जी बहुत बढ़िया। बेगम अख्तर, आजिया बेगम, नया नया नाम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जोड़ना चाहेंगे इसमें। अच्छा, कोविड में तो दुनिया का धंधा बंद था। हाँ जी महागुरु जी। तो कितना कमाते थे कोविड में आप? कोविड में महागुरु जी जहाँ पे पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कठिन था महागुरु जी, मगर आप लोग का जूम आईडी से बिजनेस हम लोग का रन करता था। जब लोग घर में थे तो लोग सोचते थे हम कहाँ जाएं, पैसा कैसे कमाएं, मगर उस समय महागुरु जी
आपके आशीर्वाद से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना शानदार संस्कार था सेफ साहब के द्वारा, डायरेक्टर महोदय जी के द्वारा जो गाइडलाइन मिलती थी आप लोगों के द्वारा, उस समय हमने हफ्ते के चेक महागुरु जी 1,46,000 तक बनाए थे महागुरु क्या बात है। कोविड में कोरोना वायरस का चेक 1 लाख, तो सेब साहब में दम है कि नहीं? बहुत बढ़िया, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितनी बार टारगेट जीत चुके आप अब तक? महागुरु जी हमारा टारगेट 5 बार हो चुका है महागुरु जी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए। 5 बार, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग 5 बार यानी टारगेट जीतेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? डायमंड। हाँ, तो लिखते चलिए आप लोग कुछ पॉइंट को। बहुत बढ़िया। और एक बात बताइए, जिसके कारण मिथिलेश अक्षय जी की टीम में टॉप पे रहता, वो क्या रहस्य है, वो जानना चाहते हैं जनता। जी महागुरु जी, अपना तो रहस्य महागुरु जी कुछ भी नहीं है, ये तो आप लोगों का मार्गदर्शन है, गाइडलाइन है, और सर जैसा गाइडलाइन दे देते हैं। मगर एक चीज है, महागुरु जी खोपड़ी हिलती है, थोड़ा सा आता है कि ये टारगेट मिला है, तो सर का एक ही उद्देश्य रहता है, अगर आपके सामने टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, तो आपका दिमाग, आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाएगा, और अगर आप लक्ष्य पे काम बना के करेंगे तो उस चीज को जरूर अचीव कर लेंगे महागुरु जी। और लक्ष्य बना के काम करने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं कि कॉलिंग अपने नेटवर्क में ज्यादा करिए। महागुरु जी मैं आपसे बता दूं, मेरा सुबह 7 बजे से लेके 12-1 बजे धुआंधार कॉलिंग चलती है। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूं, एक हाथ में मेरे कॉपी रहती है, एक हाथ में मैं गाड़ी रेडी कराता हूं, एक हाथ से बात करते रहता हूं। नोटेड। हेलो। यानी महागुरु जी जरा सा भी मैं मिस अपने समय को नहीं जाने देता हूं, और मेरे साथ मैं गाड़ी भी चला रहा हूं, कहीं भी हूं, मेरे लीडर का अगर फोन आ गया तो मैं ईश्वर से मनाता हूं जल्दी मिस नहीं होता, मैं जरूर उठा के बात करता हूं कि मेरा लीडर कहीं फॉलो कर रहा होगा, प्लान कर रहा होगा, कुछ जरूरत होगी उसको, इसलिए मैं उसका कार्य जरूर रिसीव करता हूं महागुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉलिंग करना और कॉलिंग उठाना, और जहां पे समय दे दिए। एक गुरुजी महागुरु जी आपसे मैं सीखा हूं, एक मीटिंग में आप ले रहे थे महागुरु जी, और आप बताए कि समय का पंचुअल अगर जो लीडर बन जाएगा, समय का अगर बन गया अच्छे ढंग से लीडर पंचुअल, तो अपने टीम में टॉप करेगा। आपने बताया था कि अगर मैं समय दे दिया तो वहां मैं जरूर पहुंचूंगा, अगर जिंदा रहा तो मैं पहुंचूंगा, अगर जिंदा नहीं रहा तो मेरी डेड बॉडी पहुंचेगी। ये पॉइंट मेरे दिमाग को हिट कर गई थी उस समय, और उस समय मैंने भी कमिटमेंट किया कि अगर कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब थी महागुरु जी उस समय, मैं घर से आता था, एक तरफ मेरे टीम का फोन आता था, अपलाइन महागुरु जी का फोन आता था, मगर मैं छोड़ के नहीं आना चाहता था। महागुरु जी आंख में आंसू आ जाते थे, पत्नी से मैं बोलता था आपको रोल अदा करना पड़ेगा, आपको बेटा बनना पड़ेगा छोटा, पैसा मैं खुद दूंगा, मगर माँ का सेवा करना पड़ेगा, आप सेवा करना, इधर आप देखना, मैं उधर टीम देख रहा हूं, क्योंकि महागुरु जी अच्छे महागुरु जी बोलते हैं टीम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, जिंदगी में झंडा गाड़ना है तो टीम को पहले प्राथमिकता देकर उठाना है, और टीम को उठाएंगे महागुरु जी। और मैंने कभी भी घर पे गया महागुरु जी 1 दिन से ज्यादा नहीं रुका हूं। लोग बोलते थे यार छुट्टी करते हो क्या, और नौकरी कैसे करते हो, आते हुए 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती। मैं बोलता हूं सर छुट्टी है, मगर मेरे पास कहीं और के लिए है। महागुरु जी लोग दीपावली की बात करते हैं, होली की बात करते हैं महागुरु जी, मैं होली और दीपावली पे छुट्टी नहीं जाता हूं महागुरु जी, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, मेरा अधिकारी मुझे छुट्टी नहीं देता है। मैं बोलता हूं अगर इस पे चला जाऊंगा छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं मीटिंग अटेंड जरूर करूंगा। मैं इसी में आगरा शहर में आकर मैं मीटिंग अटेंड किया हूं महागुरु जी, मैं दीपावली होली पे घर नहीं गया महागुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत है। हम लोग सर्विंग बिजनेस में हैं, अपने डाउनलाइन की सेवा में उनको आगे बढ़ाने के लिए हैं, और देखिए अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हम चाहेंगे, एक बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए इनके लिए। ये टीम के लिए ऐसा होता है कि हमारी टीम के लोग आगे बढ़े, उनका जीवन बदले, तो ये बहुत बड़ा आपका कमिटमेंट है। बहुत अच्छा। अगला नेक्स्ट रिकॉग्निशन कब लेके दिखाएंगे आप? फिर हम सभी लोग उत्सुक है उस खुशी में शामिल होना। बस महागुरु जी आपके आशीर्वाद से डबल डायमंड 3 महीने में आ रहा हूं महागुरु जी। और टीम में कितने डायमंड बन रहे हैं आपके? महागुरु जी अभी तक मैं मिशन लिया हूं महागुरु जी, 2030 तक आप लोग का विजन मिला है महागुरु जी। उस दिन मैं आगरा ट्रेनिंग में गया था महागुरु जी, मैं 2030 तक मैं महागुरु जी सेफ साहब में इतिहास लिखूंगा। बस खाली आप लोग आशीर्वाद बनाए रहिए, मैं वो तरासूंगा, मैं वो काम करूंगा, खाली आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, गाइडलाइन देते रहिएगा महागुरु जी। इतिहास तो साला नहीं तूफान पैदा कर दूंगा सेफ साहब के अंदर, क्योंकि मुझे तड़प है, मुझे सुख की चिंता नहीं है,
मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। 18 साल की उम्र में वो जंग लड़ा है जहां से आदमी हिल जाता है, और मैं उस चीज को काम करूंगा महागुरु जी। 2030 तक महागुरु जी मैं आपके नेटवर्क में पूरा महागुरु जी मैं 250 डायमंड बनाऊंगा महागुरु जी। 250। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। अभी एक मुहिम हम लोग चला रखे हैं, आपको पता है, चलो पता है ना जी। अगले 3 से 6 महीना में क्या पोजीशन आपकी होगी रॉयल डिमस्टी में, बताइए। जी महागुरु जी, रॉयल डिमस्टी में महागुरु जी 6 महीने में मैं महागुरु जी अभी से बोल दिया, 3 महीने में मैं डबल डायमंड बन के आऊंगा महागुरु जी, और 6 महीने में मैं ट्रिपल डायमंड बन के आऊंगा महागुरु जी। बहुत अच्छा, ट्रिपल डायमंड बन के आऊंगा महागुरु जी। बहुत बढ़िया। और आपका द्वारा दिया हुआ मिशन है महागुरु जी, ज़्यादा बात नहीं महागुरु जी, मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ महागुरु जी, बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बस जितना आप लोग को सुनता हूँ मैं उतना ही बोल लेता हूँ महागुरु जी। मैं मात्र 3 महीने जाते जाते महागुरु जी मैं टॉप 20 मिशन पे काम कर रहा हूँ महागुरु जी, टॉप 20 लीडर पे काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में धुआंधार लीडरशिप तैयार करूंगा महागुरु जी, और पूरा नेटवर्क में तेजी से काम करने के लिए प्लानिंग महागुरु जी के द्वारा जो मिली है महागुरु जी, उस पर मैं काम करूंगा महागुरु जी। और इस तरह से काम करके बहुत तेजी से काम करने का जो हमारे साथ में भाई लोग लगे हैं, जो एमरल्ड पे हैं, जो रूबी पे हैं, जो ओपल पे हैं, सभी लोगों का एक ही मिशन है महागुरु जी, उन लोगों को डायमंडशिप तक लेके आना महागुरु जी, डायमंडशिप तक लेके आना। मैं उनके लिए, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरी टीम का सम्मान है महागुरु जी, आप लोगों को मैं समर्पित करता हूं। और मैं फ्रेशर की तरह मैं काम महागुरु जी करूंगा, मुझे बेल्ट वोल्ट का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस मुझे काम करने हैं, लोगों के साथ में रहने हैं, मैं टीम के साथ में काम करना चाहता हूं महागुरु जी, और बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। और 3 महीने में महागुरु जी में मैं कैपिंग जरूर लेके आऊंगा महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से कैपिंग लेके आऊंगा महागुरु जी। तो बहुत बड़ा करेंगे महागुरु जी, इतिहास लिखेंगे महागुरु जी। और सेफ साहब में विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ा है महागुरु जी, कमेंटमेंट बहुत तगड़ा है, हिलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। अगर मंच पर चढ़ गए हैं तो इतिहास लिख के दिखाएंगे, और पूरी दमदार टीम मिली है महागुरु जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद देते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है, सबसे मजबूत लीडरशिप तैयार होने वाली है, सबसे जानदार लीडरशिप तैयार होने वाली है, सबसे एथिकल टीम होगी, 3 कार्डियल रूल को पालन करने वाली टीम है, इतिहास लिख के दिखाएंगे महागुरु जी। और जब तक मिथिलेश जिंदा रहेगा, सेठ साहब करेगा, सेठ साहब की जिंदगी रग रग में दौड़ता है, ब्लड ब्लड में दौड़ता है महागुरु जी, मिशन है सेठ साहब के अंदर 5000 डायमंड बनाएंगे महागुरु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत आज ऐतिहासिक दिन रहा, सपना था डायमंडशिप अचीव करना, टीम की वजह से हो पाया, सभी लोगों के आशीर्वाद से हो पाया, और बहुत बड़ा काम होगा महागुरु जी। मैं इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोग आप यहाँ पे आए, आप लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का, कि आप लोग इस डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, और मैं सदा यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जो आपने सपने देखे ईश्वर उसको पूरा करें। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत